नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। वक्फ बिल पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो चुका है। अब इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लगना बाकी है। उनकी सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। सूत्रों के माने तो वक्फ संशोधन विधेयक को अगले सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद सरकार जल्द ही नियमों की अधिसूचना भी जारी कर देगी। इस बिल को लेकर लगातार एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर रहा है, हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बिल का सपोर्ट किया, लेकिन इसी बीच वक्फ बिल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये याचिका लगाई है। एक याचिका दायर कर वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द ही इस मामले में सुनवाई के लिए वक्त तय किया जाएगा। बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है, उस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है पौरुष जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए एसएस अली जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है। एसएस अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही सुभाष शर्मा जी भी हमारे बीच है, राजनीतिक विश्लेषक है। सुभाष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है वक्फ बिल, जहां लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी याचिका लगा दी गई है इसके विरोध में, और अब सुप्रीम कोर्ट से आस है उन लोगों को जो इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पौरुष जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इसके विरोध में रहा है, लगातार वो अपनी बात रखता रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब क्योंकि नंबर गेम है और लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो चुका है, कांग्रेस के ही सांसद हैं बिहार से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्या स्टैंड है अभी कांग्रेस का इसे लेकर? देखिए श्वेता जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस बिल को 8 अगस्त 2024 को पेश करते समय पूरे देश को लगातार गुमराह किया गया, जिसमें आपके चैनल पे भी हम लोगों ने डिबेटें करी। मैंने उस समय 8 अगस्त को भी हमने यहाँ पे उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा करी जो पूरे देश के सामने है। उसके बाद में देखिए कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने के तहत एक तुष्टीकरण की नीति के तहत पिछले कुछ समय में हो चुके विधानसभा चुनाव और आगामी इस वर्ष में बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव, अगले वर्ष में होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल सहित अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिल को एक धार्मिक बिल नहीं कहकर के एक राजनीतिक बिल कहा जाना चाहिए। उसके बाद भी देखिए कि आपने देखा कि किस प्रकार विपक्ष के दबाव में जब ये बिल जेपीसी में जाता है और जेपीसी में जाकर के भी जो विपक्ष के द्वारा संशोधन सुझाए गए 44, उनका किसी के भी डिसेंट नोट का इस पूरे बिल में जिक्र नहीं किया था, जबकि सरकार के सहयोगी दल जिन्हें खुद के अपने वोट बैंक की चिंता हुई, उन्होंने सरकार में दबाव डाला, तो रातों रात किस प्रकार से इसमें अमेंडमेंट करके संसद में पेश किया गया। तो संसद में स्थिति ये रही कि पूरी तरह भ्रम की स्थिति रही, मतलब आखिरी तक किसी को यह पता नहीं था कि यह बिल जो है किस स्वरूप में देश के सामने आने वाला है। जब मंत्री इस बिल को पेश कर रहे थे तो उस समय कह रहे थे कि साहब जो 2 गैर इस्लाम के लोग हैं, 2 गैर मुस्लिम लोग हैं, वो इस बिल के पार्ट होंगे। और बाद में जब अमित शाह जी जब संसद में बोलने के लिए इस मामले में खड़े हुए तो वो बोलते हैं कि मैं दावे से कहता हूं कि इसमें कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आ रहा। तो देखिए जिस प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट की गई। दूसरी बात, साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे देश के जो जिन्होंने भी संविधान बनाया उस समय उनको ऐसी स्थितियों का शायद ध्यान होगा, इसीलिए हमारी पूरी शक्तियों को 3 जगह विभाजित किया, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का आम नागरिक हो या फिर विधायिका का कोई सदस्य हो, यदि उसको लगता है कि भाई विधायिका में उसके साथ या कार्यपालिका में उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो उसको जो है हमारे संविधान ने शक्ति दी है कि उसको संविधान ने उसको रेमेडी दी है कि वो जाकर के न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए। और अब से पहले कई बार, ये कोई देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, सरकारों के निर्णयों के खिलाफ या विधानसभा या लोकसभा में पारित कानूनों के खिलाफ लोग बाग जो है, कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक संगठन और कई तरह के लोग जो है वो न्यायपालिका में जाते रहे, और कई बार न्यायपालिका के भी ऐसे फैसले आए हैं कि जिनको बाद में संसद ने पलटा है। तो ये एक सामान्य सी एक प्रक्रिया है जो हमारे संविधान ने जो हमें दी है शक्ति, उसी के तहत जो है सांसद संतुष्ट नहीं थे, गए वो आगे। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है,
SS अली जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। SS अली जी, अब इसके कानूनी संवैधानिक रूप को भी जरूर आपसे समझना चाहेंगे। पहले विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन लगातार चर्चा हुई, 12-12 घंटे लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास होता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और अब जो विरोध कर रहे हैं उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से है। ओवरऑल कानूनी रूप से अगर बात की जाए तो कितनी उम्मीद पूरी हो सकती है, क्या कुछ यहाँ पर रास्ते रहेंगे, वो पहलू समझना चाहेंगे। देखिए साहब, इसमें पास हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, ये तो है बहुमत का आंकड़ा जी। लेकिन आप जो पास कर रहे हैं उसको, ये तो आज से पहले ऐसा कौन सा कानून है जो किसी एक्ट को कमज़ोर करने के लिए लाया गया है? और आप कहते हैं कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, इससे वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होगा। हम वक्फ बोर्ड की पिछले 30 साल से वकालत करते हैं। हमें तो कोई सेक्शन ऐसा इसमें नज़र नहीं आता जिससे वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होने जा रहा हो। आपको इसमें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, ये अभी भी कोई समझा दे। मतलब इतना बड़ा सफ़ेद झूठ। आपने कहा कि साहब ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं है। 113 अपीलें तो मेरे खुद के ऑफिस में मौजूद हैं, मेरे अकेले के ऑफिस में। बाकी ऐसे मेरे जैसे और 10 लोग मौजूद हैं जिनके पास में ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपीलें पेंडिंग हैं। तो क्यों झूठ बोला जा रहा है? किस लिए मतलब लोगों से ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें तो ऐसी कोर्ट है जिसके खिलाफ कहीं कोई फैसला नहीं होता? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग, इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग भी क्यों झूठ बोल के किसी लोगों को गुमराह करते हैं या बात करते हैं। मतलब आपको इसमें क्या मजा आया कि आपने कहा कि साहब इसके अंदर जो है इसमें से मुस्लिम वर्ड हटा दिया जाएगा। भाई ये तो एडमिटेड है ना कि ये बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का ताल्लुक सिर्फ देश के मुसलमानों से है और किसी जात के लोगों से नहीं है। सबके, हर धर्म के अपने अपने बोर्ड हैं। देवस्थान बोर्ड है, शिरोमणि बोर्ड है, वैष्णो देवी बोर्ड है, सबके बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड भी है। और फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, एक बार मैं पहले भी चैनल पर आया था और मैंने आके कहा था कि मतलब इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों नहीं समझाते लोगों को कि भाई वक्फ बोर्ड अस्तित्व में कैसे आया। वक्फ बोर्ड अस्तित्व में ऐसे आया कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1955 का वक्फ एक्ट बना। उस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ। सर्वे कमिश्नर हर स्टेट में गया, वहां जाके उसने ऑब्जेक्शंस कॉल किए, लोगों से पूछा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वक्फ के ही लिए सर्वे कमिश्नर हुआ था, बल्कि देवस्थान के लिए भी हुआ था। तो लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर उस पर कुछ लोगों ने डिस्प्यूट्स किए तो उनके ऑब्जेक्शन डिसाइड किए, और जब तमाम तरह के ऑब्जेक्शन खत्म हो गए तब गवर्नमेंट ने उसको गजट नोटिफिकेशन किया। जब गजट नोटिफिकेशन हो गया उसके बाद में पहला वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया है। और गवर्नमेंट ने खुद ने ही तो वक्फ बोर्ड को अपने डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं। एक सर्वे फार्म की लिस्ट गवर्नमेंट ने बोर्ड को दी और एक गजट नोटिफिकेशन की लिस्ट बोर्ड में दी। और बोर्ड से ये कहा कि साहब हमारी निगाह में ये प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, आज के बाद इनके केयर टेकर आप होंगे। अब उन्हीं प्रॉपर्टी को जो आपने वक्फ बोर्ड को संभलाई हैं उन पे क्या सवाल उठाना है? ये तो मतलब मजाक हो गया कि आज आप पावर में हो तो कुछ भी कर दो, कल को कोई दूसरी सरकार पावर में आएगी फिर वो अपनी मनमर्जी करेगी। आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप लगातार वक्फ के मामलों को भी देख रहे हैं, उसके अंदर भी किस तरह से काम और प्रबंधन हो रहा है वो आप जानते हैं, और इस लिहाज से आप कह रहे हैं कि ये सब गलत बातें हैं जो कही जा रही। चलिए इसी पर मैं एक रिएक्शन ले लूं, वापस मैं आपका रुख करूंगी। सुभाष जी भी हमारे साथ है, AK सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK सिंह सर, आपका बहुत स्वागत है। सुभाष जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, अभी आपने SS अली जी को सुना और जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार चर्चा जारी थी और खास हो जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 12-12 घंटे चर्चा होती है और उसके बाद बहुमत के साथ ये बिल पास होता है। लेकिन बार बार जो विरोध कर रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये इसकी जरूरत ही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ कानूनी रूप से हो रहा है, सब कुछ कागजों में है, फिर इसकी जरूरत इन्हें क्यों पड़ रही है? ये सिर्फ कमजोर करने के लिए या फिर मुस्लिमों का नुकसान है इससे? ये जो बातें आ रही है उस पर जरा मैं चाहूंगी कि आप अपनी पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे कि मेरे पास में भी अपील्स पड़ी हुई हैं ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ। तो यदि मान लीजिए कि इसको फॉर्मलाइज कर दिया जाता है कोई एक्ट में प्रावधान को रिवाइज करके या सुधार करके, जिसको संशोधन करके कह सकते हैं, तो उसमें ऐतराज किसको होना चाहिए, क्यों कर होना चाहिए? मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी प्रावधान है तो ठीक है, उस प्रावधान को संसद ने वैलिडेट कर दिया है तो इसमें किसी तरह की आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि भाई आपत्ति करने वालों की फिर नियत क्या है और इस नियत के पीछे क्या और कोई हिडन एजेंडा है? तो ये सबसे पहले देखने वाली बात रहेगी। यदि मुकदमे ऑलरेडी अपील के उसमें दायरे में आते हैं तो ये हमको देखना है। बात यहां ये है साहब कि ये तुष्टीकरण, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तुष्टीकरण कौन किसका कर रहा है, कौन किसका कर रहा था? ये जो एंडोमेंट एक्ट बना, या अभी कह रहे थे जो पूर्ववर्ती वक्ता की भाई सभी धर्मों के, सभी पंथ समुदायों के बने हुए हैं, नो डाउट
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देश में एक डाउट है और पूरे समाज को, जो भी समाज वक्फ के लिए, अभी कहा कि केवल मुस्लिम्स के लिए है, वो पूरे मुस्लिम समाज को इस बात का ये ध्यान रखना है कि देश में जो आवाज उठ रही है कि भाई वक्फ वाले कहीं भी किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेते हैं। मैं जयपुर का उदाहरण देता हूं। पुलिस विभाग में एक बाबू हैं, क्लर्क हैं, अभी वो हैं इन सर्विस हैं, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा और ये बात है सुभाष चौक के आगे की। मैं अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि वहां भी यूपी में भी वो अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं और जगह भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक प्लॉट खरीदा, मस्जिद वाले आए और उन्होंने कब्जा कर लिया उस प्लॉट पे। वो अभी भी रोते घूम रहे हैं एक तरह से पूरे प्रशासन में और कलेक्टर के सेल लगाकर, और वो ट्रिब्यूनल में जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही और उनका प्लॉट उनके हाथ से चला गया है। कभी इसकी विटनेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको सामने ला के खड़ा कर सकता हूं। और ये केस मेरे पास भी आया था, किस्सा मेरे पास भी आया था। तो कहने का मतलब है कि मुस्लिम समाज अपने आप अंदर ही यदि इसका विरोध कर रहा है तो क्यों नहीं इसमें संशोधन होना चाहिए। बात यहां यह है कि इसकी थोड़ी सी हमको पसमंजर में जाना पड़ेगा, इतिहास को देखना पड़ेगा कि भाई क्या वाकई अल्लाह की राह में, जो कि सूरह इमरान में प्रोफेट मोहम्मद साहब ने कहा है कि भाई ये दान करने की बात है, चैरिटी करने की बात है, तो क्या सरकारी जमीन, गोचरे की जमीन या किसी और की जमीन को हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ के नाम से दर्ज करा लेते हैं तो क्या उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए? चैलेंज होना चाहिए। बाकी जो धर्म है, उनके जो मंदिर बने हुए हैं, उनके जो गोचर इसकी गौ सेवा की या आपके मंदिर भोग की जो जमीनें हैं, मंदिर भोग की जमीन जहां जहां रिकॉर्डेड है, आज नया कोई मंदिर भोग की जमीन आप रिकॉर्ड में नहीं ला सकते हैं, एक तरफा नहीं कर सकते हैं। वक्फ के साथ में ऐसा बताया जाता है तो मुस्लिम समाज की क्या ड्यूटी नहीं बनती कि क्या इसको वो पारदर्शी बनाए? सुभाष जी, आपकी बात पे एस एस अली जी कुछ कहना चाहते हैं, इसके बाद मैं AK सिंह जी का रुख करूंगी। एस एस अली जी, आपने अभी एक कोटेशन किया कि सुभाष चौक से आगे किसी ने एक प्लॉट खरीदा और वक्फ बोर्ड के लोगों ने आके उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो इसी काम के लिए तो वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है और वक्फ बोर्ड में दर्ज, और वो जो वक्फ बोर्ड वालों ने आके कब्जा किया है, जिसको आप तथाकथित कब्जा कह रहे हैं, उनके पास में 65 का गजट नोटिफिकेशन है, 1955 का सर्वे फार्म है जिसमें लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है। अब बाद में किसी मुतवल्ली ने, किसी कमेटी ने या पड़ोस के किसी आदमी ने बेच दिया तो क्या वो सही बेचा उसने? तो इसका मतलब संशोधन होना चाहिए बगैर सर्वे फार्म के और गजट नोटिफिकेशन। इसका मतलब संशोधन की जरूरत है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे तो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो आप। संशोधन किया ही नहीं जो आप कह रहे हो, तो फिर डरने की जरूरत क्या है? ऐसे मामलों का संशोधन की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि वक्फ बोर्ड बना हुआ है। आप ये कह रहे हैं, फिर चिल्ला को मचाने की जरूरत है। कह रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हुआ है, प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, कलेक्टर पे करेगा। एसएसएली जी, वापस मैं आपका रुख करूंगी। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ ना, तसल्ली से सुनिए ना। AK सिंह सर, बिल्कुल आपने भी सभी जो वक्ता है उन्होंने अपनी बात रखी, फिर चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन AK सिंह सर, बार बार ये बात की जा रही है, सरकार कहती है कि ट्रांसपेरेंसी रहे इसलिए ये जरूरी है, संशोधन जरूरी था, संशोधन बिल लाया गया। और दूसरी बात कही जा रही है कि जो पिछड़ा मुसलमान है उसे आगे लाने के लिए उसके हक की बात की जा रही है, इसलिए ये जरूरत है। कई मुस्लिम है जो इसका समर्थन कर रहे हैं और ज्यादातर है जो विरोध में है। अब इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए श्वेता जी, जो इस बिल के पक्ष और विपक्ष की बात है वो पिछले दो दिनों में भारत के सबसे ऊंचे सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में, इस पे विस्तृत चर्चा की गई। और उसके बाद भी अगर कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो समझता है, लेकिन ये बताना चाह रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रही है या इसमें गलती है। मैं एक दो मुद्दे जो है, कृपया मुझे टाइम दें 2 मिनट का, जिसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा पूरे कंटेक्स्ट में, जिसपे कि आज का मतलब कि अपना डिस्कशन। पहली बात जो ये हमारे एक विद्वान मित्र ने ये कहा कि अभी प्रोविजन है अपील करने का, जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है उसको अपील करने का प्रोविजन है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। या तो वो अज्ञानता में बोल रहे हैं या जानबूझकर गलत बोल रहे हैं। अभी जो प्रावधान जो है वो रिट का प्रावधान है कि अगर आप ट्रिब्यूनल के इस निर्णय से अगर आप सहमत नहीं है या आप उससे प्रताड़ित हैं तो आप उस निर्णय के खिलाफ जो है रिट दायर कर सकते हैं, अपील दायर नहीं कर सकते हैं। और रिट का दायरा जो होता है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो एक तो क्लैरिटी इसमें ये होनी चाहिए कि अपील का कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें रिट का प्रोविजन। अब 2 बातें जो है मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो कांग्रेस क्यों इस तरह का मतलब कि रुख अपना रही है, और दूसरा मतलब इसी के साथ साथ है कि कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहती है। ये 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर कांग्रेस का आप इतिहास उठा करके देखें 1915-20 के आसपास से, खास करके 1925 से
जब प्रिवी काउंसिल में वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मतलब वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक डिसीजन हुआ था, तब से लेकर के आज तक कांग्रेस के जितने नेता रहे हैं, बड़े नेता, पॉपुलर नेता रहे हैं, जिनको लोकप्रिय नेता आप बोल सकते हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी और टूल ये रहा है कि भारत के मुसलमानों को बरगलाना और भारत के मुसलमानों का नेता बनो, ताकि पूरे देश का नेता बनने में आपको आसानी होगी। इसका इतिहास जो है करमचंद गांधी जी से स्टार्ट होती है, जब 1921-22 में उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया था और खिलाफ कांग्रेस को उन्होंने एक तरह से कंपेल किया कि कांग्रेस जो है खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करे। और उसके पीछे कारण था मोहनदास करमचंद जी गांधी जो है खुद कांग्रेस का सर्वोच्च नेता बनना चाहते थे। उसके बाद आती है बात, बीच में मैं छोड़ दूंगा क्या क्या हुआ, उसके बाद बात आती है इंदिरा गांधी जी। जब उनको लगा कि उनकी सरकार कमजोर हो रही है, तो उन्होंने वक्फ बिल जो है, वक्फ एक्ट में जो है अमेंडमेंट किए, जो कि फंडामेंटल अमेंडमेंट किए। अगर आप राजीव गांधी जी का देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो शाहबानो का केस का डिसीजन हुआ था, उसको उन्होंने अपनी मेजॉरिटी से रौंद दिया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। उसके बाद आइए सोनिया जी के समय में क्या हुआ। सोनिया जी के समय में ऐसा हो गया, सब कोई आप जानते हैं, ये स्थिति हो गई कि वक्त, जैसे कि हमारे शास्त्रों में एक राक्षस दैत्य का नाम लिखा हुआ है, भस्मासुर। वो क्या करता था, जिसके भी सर पे अगर हाथ रख देता था अपना, तो वो व्यक्ति भस्म हो जाता था। तो ये वक्फासुर बना दिया इन्होंने कि जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देंगे वो प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। तो ये हुआ सोनिया गांधी जी के समय में। अब वही स्थिति है कि राहुल गांधी जी वापस जो है, या कांग्रेस जो है, वापस एक अपना वर्चस्व या पॉपुलैरिटी मतलब कि लोकप्रिय बनना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रैटेजी या टूल ये है कि किसी तरह से जो मुसलमान इनसे बिछड़ गए हैं पिछले 25-30 सालों में, उनको किसी तरह से वापस लाया जाए। और स्लोगन भी अगर आप देखेंगे तो स्लोगन्स भी इनके वही रहते हैं। अगर आपको याद हो, या आप अगर इतिहास में देखेंगे तो 1945 और 46 में मुस्लिम लीग का स्लोगन क्या था कि अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा तो तुम्हारी कब्रिस्तान चली जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी और तुम्हारे मदरसे चले जाएंगे। सेम के सेम स्लोगन्स आज भी दिया जा रहा है। और अब बात आती है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं। देखिए, ओपोजिशन के साथ समस्या क्या हो गई है कि वो पॉलिटिकल लड़ाई जो है मोदी और शाह से लड़ नहीं पा रहे हैं पिछले करीब 11-12 सालों से। तो पॉलिटिकल लड़ाई जब आप नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालयों को एक टूल बना रहे हैं कंटिन्यूअस वे में। मैं उसके कई उदाहरण दे सकता हूँ। देखिए, एक डिमोनेटाइजेशन, जब भी मोनेटाइजेशन हुआ तब गए सुप्रीम कोर्ट। जब आधार कार्ड लाया गया तब गए सुप्रीम कोर्ट। जब आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ तब गए सुप्रीम कोर्ट। जब CAA आया तब गए सुप्रीम कोर्ट। जब फार्मर्स एक्ट आया या फार्म एक्ट जिनको बोलते हैं, तब गए सुप्रीम कोर्ट। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात आई, क्या मेथोडोलॉजी होगी, तब गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, आपने बहुत से, बिल्कुल AK सिंह सर, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए जी। पौरुष भारद्वाज, अभी जो एग्जाम्पल भी दिए AK सिंह सर ने, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, और कांग्रेस के कार्यकाल में ही, और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है बार बार। ये लोकसभा के अंदर भी यही कहा गया कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस का ये विरोध है, सिर्फ अपने वोटर्स को बचाना चाहती है। देखिए, मैं पॉलिटिकली तौर पर ही, अपने फायदे के तौर पर कांग्रेस देख रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए श्वेता जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आदरणीय अंकल जी सिंह साहब थे, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने जो एक बात कही कि साहब कांग्रेस ने जो है उस समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया कि है ना कांग्रेस को मुसलमानों के वोट चाहिए थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसी समय जो है एक हिंदू महासभा करके भी एक संगठन हुआ करता था, जो आज की भाजपा का पूर्ववर्ती संगठन है, और एक मुस्लिम लीग भी हुआ करती थी, जिसको हम देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आपको पता होगा कि जब गांधी जी जब ये खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उस समय जो है इस हिंदू महासभा के तत्कालीन नेता जो है वो हिंदुओं को इस बात का आह्वान कर रहे थे कि भाई आप लोग अपनी शक्ति मुसलमानों से लड़ने के लिए बचा करके रखो, आप अभी आजादी के आंदोलन में मत पड़ो आप इसको। और दूसरी बात क्या होता है, दुनिया को दिखाने के लिए जो आज लड़ाई है, जो वो लड़ाई उस समय हुआ करती थी। हिंदू लीग, जो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की बात किया करती थी, हिंदू महासभा जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात किया करती थी। उसके बाद में जब आजादी से पहले, जब अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को जब राज सौंपने से पहले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्रांतीय असेंबलियों के इलेक्शन करवाने शुरू करे, तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। अधिकतर जगह जो है कांग्रेस विजयी हुई। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा पेच फंस गया कि अल्प कुछ वोटों से जो है वो कांग्रेस जो है बहुमत से पीछे रह गई। वहां पे आपको पता है क्या स्थिति हुई,
वहां पे जो मुस्लिम लीग और जो हिंदू महासभा आपस में एक दूसरे की धुरविरोधी कही जाती थी, उन्होंने कांग्रेस को रोकने के लिए आपस में हाथ मिलाया और पश्चिम बंगाल में प्रांतीय असेंबलियों में अपनी सरकार बनाई। और आपको जान के ताज्जुब होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा आपने सुना होगा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। सुना ना श्वेता जी आपने? आपको पता है मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार का उप मुख्यमंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये इनकी चाल है, ये इनका चेहरा है। दूसरी बात मैं देखिए अभी वाली बात को कहना चाहूंगा, ये अभी जो बात हुई, प्लीज 2 मिनट। दूसरी बात मैं आपसे बात को कहना चाहूंगा, बार बार कांग्रेस पर आरोप लगते हैं, सब कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करिए, तुष्टीकरण की राजनीति करिए। मैं समझ रहा हूं कि आपके स्टाफ में यहाँ पे फर्स्ट इंडिया पे जिस व्यक्ति जो सबसे कम पढ़ा हुआ व्यक्ति हो उसको आप यहाँ पे स्टेज पे बुलवाइए और उससे इस बात को पूछिए कि भाई हम लाभ हानि की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हम तो हमें फायदा 17% लोगों के साथ रहने में है या देश के 80% लोगों के साथ रहने में। देखिए मैं ऐसे जैसा कि शुरू से कहता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता की राजनीति नहीं करती। सत्ता की राजनीति करती तो बहुत छोटी सी चीज है श्वेता जी, कल से हम भी जय सिया राम के नारे लगाने लग जाएंगे और नारे लगाने लग जाएंगे। हिंदू तो 1 मिनट में आ जाएगा, कई हिंदुओं से बात होती है बात ये करते हैं, बोले आप संविधान की बात क्यों करते हो, आप हिंदुत्व की बात क्यों नहीं करते जैसे बीजेपी बात करती है। बीजेपी के शासन में संविधान के रक्षक है, जैसे सनातनी होने के नाते हमारा ये जो बिल है, एक सेकंड, संविधान की हर चलिए कांग्रेस ये कह रही है, लेकिन क्या वाकई में ये बिल राजनीति से प्रेरित है जिस तरह से कहा जा रहा है? देखिए बात यहां यह है, राजनीति तो करना पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन जो बातें चल रही थी 1954 से और जो बातें 1995 में आई, जो बातें 2013 में आई, इसके बाद से मोस्ट अवेटेड बात थी कि इसके कन्फ्यूजन्स दूर होने चाहिए। और जहां तक बात यह है कि इसमें भारत की गणराज्य के तहत जो ज़मीनें आती हैं वो ज़मीनें अफेक्टेड हैं और यहाँ कई हिंदुओं और जो गैर मुस्लिम हैं उनकी ज़मीनों के भी मैटर्स चल रहे हैं। तो ऐसे में ये मैटर्स कोर्ट में आने चाहिए, जो कि कोर्ट बाकायदा संविधान के तहत बनाए गए हैं। तो क्या हम संविधान के दायरे से बाहर जाकर किसी एक वर्ग को यूनिलैटरल कोई अधिकार दे सकते हैं क्या? ये हमारा क्या सेकुलर मॉडल होगा क्या? भारत का जो संसद है, अभी सबने देखा 288 लोगों ने इस संशोधन के पक्ष में वोट दिया, लेकिन 232 ने विरोध किया, जबकि केवल 24 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। तो सेकुलर जो हमारा देश का ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए क्या ये मुस्लिम समाज की ड्यूटी नहीं है क्या कि संविधान के दायरे में आने वाले कोर्ट्स में ये मामले जाएं? क्योंकि मंदिरों के भोग की जमीन हो, चाहे देवस्थान विभाग का मामला हो, सरकारी अधिकारी कोर्ट्स में मुसलमान भी लगते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज मुसलमान भी हैं जो कि हिंदुओं की धार्मिक जमीनों की सुनवाई करते हैं। तो क्या मुसलमान उससे अलग क्यों रहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में सेशन हम वहां पे हम बिल में जो है कोर्ट में जाने का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के सांसद आज कोर्ट में पहुंच गए तब उसका विरोध। दूसरी बात ये कैसा दूसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी दूसरी बात ये है इसमें जो श्वेता जी ने पूछा है वो क्यों जरूरत है? जरूरत यह है कि जब अफेक्टेड पार्टी, आप देखिए ईरान जैसा मुस्लिम कंट्री जिसकी कोई मतलब आप ईरान को किस तरह का कंट्री मान सकते हैं, आप देख लीजिए, जो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट है, वहां पर भी और ओमान में भी गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड्स में, वक्फ के जो वो बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदुओं की जमीन या सिखों की जमीन वक्फ में नहीं आ रही है, तो क्या वो अफेक्टेड पार्टी नहीं है? क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी जूरी है, जो हमारे जजेज हैं, उनमें केवल हिंदू हैं क्या? ठीक है सुभाष, तो ये इसलिए जरूरत है इसकी। श्वेता जी मैं चूंकि बात श्वेता जी बस एक मिनट इन्होंने एक बात बोली अभी, प्लीज बस अभी आपको पता है राजस्थान में जो ट्रिब्यूनल चल रहा है, ठीक है ना, वो उसी से जुड़े हुए एक सवाल है। एसएसएल जी 2 बातें जरूर समझना चाहेंगे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी हो इसलिए ये कहा जा रहा है, और ऐसा नहीं कि सभी मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात जो एक आरोप वक्फ पर लगता है कि इतने कुछ पिछले 1 दशक में जिस तरह से तेजी से ये संपत्तियां बढ़ी हैं, और आरोप ये लगता है कि जिस भी जमीन को देखो वक्फ में हाथ रखता है वो वक्फ की हो जाती है और इस तरह से अवैध कब्जा हुआ है, ये आरोप लग रहे हैं और इस वजह से कहा जा रहा है कि इसकी जरूरत बनी। अब आप इसको स्पष्ट कर दीजिए। फाइनल कमेंट सर, आपका वक्त भी खत्म हो रहा है जी। एक भी प्रॉपर्टी मैडम, एक भी प्रॉपर्टी ऐसी बताइए जो रेवेन्यू एक्ट आने के बाद में उस प्रॉपर्टी में दर्ज नहीं हो और उसके लिए कोई आदमी ये कहता हो कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। जब देश में रेवेन्यू एक्ट आया 1955 का, उसके बाद में तमाम जमीनों के बारे में उसमें रिकॉर्ड रखा गया, और उन रिकॉर्ड्स के बाद वो रिकॉर्ड लगातार 300-400 साल तक उनमें चलते रहे। और जब देश आज़ाद हो गया तो वही प्रॉपर्टीज जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद थी उनको सरकार ने खुद ने ही
सर्वे करवा के गजट नोटिफिकेशन करा के वक्फ बोर्ड को दिए। अब ऐसी एक भी प्रॉपर्टी बताइए जो कहीं भी दर्ज नहीं हो और कोई आदमी क्लेम करता हो। जब वक्फ बोर्ड आके क्लेम करता है तो वो किसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे तो करता है ना। जब ये बात फाइनल है कि वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई वो भगवान के नाम हो गई, अल्लाह के नाम हो गई, वो सारी जिंदगी वक्फ रहेगी, चाहे उस पर किसी का भी कब्जा रहा हो। जब लोगों को पता पड़ता है कि साहब ये प्रॉपर्टी गजट नोटिफाई है, ये प्रॉपर्टी सर्वे फार्म के अंदर है, ये प्रॉपर्टी सर्वे फार्म देश के आजाद होने से पहले ही देश के रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, तो लोग उसके लिए क्लेम करते हैं। जो लोग एतराज करते हैं वो बताएं अपना टाइटल कि वो कहां से लेके आए प्रॉपर्टी, मतलब क्या मैं हवा महल को सेल कर सकता हूं? क्या मैं जंतर मंतर को सेल कर सकता हूं? इस देश में बड़े बड़े फ्रॉड है। लेकिन ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी लगाई गई है रेट, आगे क्या हो सकता है? आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानूनी लिहाज से बस एक कमेंट इस पर चाहूंगी। देखिए देखिए मैम, इस देश के मुसलमानों ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। हमने बाबरी मस्जिद पे आया फैसले को भी स्वीकार किया है, और वो फैसला कैसा है ये पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि वो फैसला एक पंचायत से बड़ा फैसला नहीं है जिसमें कह दिया कि साहब आस्था के नाम पर दे दिया जाओ। आइंदा कोई सरकार आएगी, कोई दूसरा आदमी आएगा, वो कहेगा आस्था के नाम पर दे दो, क्या आप कबूल करेंगे उसको? उन्होंने पंचायत का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के वहां पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई मस्जिद के सबूत नहीं मिले, यहाँ पर कोई मंदिर के सबूत नहीं मिले, यहाँ पर कभी राम मंदिर के सबूत नहीं मिले, लेकिन देश की आस्था है इसलिए दे देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सबने कबूल कर लिया कि एक इशू खत्म हो जाए, एक झगड़ा खत्म हो जाए, देश में सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, चैन से रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें। इस हिंदुस्तान की यही तो खूबी थी, वरना फिर हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या फर्क रह जाएगा अगर सभी लोग ऐसे करने लगेंगे तो। एक हिंदुस्तान की यही खूबसूरती थी कि पूरी दुनिया हर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ जुबानें हैं, वक्त खत्म हो गया। बेहद खास मुद्दा था, चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी इसमें शामिल हुए, क्योंकि हर किसी को अपने बात रखने का हक है और हक है सुप्रीम कोर्ट जाने का भी। बिल यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लगाई गई है, और भी लोग हैं जो विरोध में और कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इतना जरूर है कि तर्क अपने अपने, इस बिल लाने का उद्देश्य क्या है सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है। तो अगर कुछ गलतफहमी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस मुद्दे को लेकर इसे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और इस पर दो फाड़ हो जाए, दो पक्ष बन जाए, ये कम से कम हिंदुस्तान की संस्कृति तो नहीं है। सब मिलजुल कर रहते हो और ऐसे में इसका भी समाधान जल्द से जल्द हो, सब एक मत हो और ये कानून बनता है तो उसकी भी पालना हो। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।